आज का हमारा टॉपिक जो है वो है ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ट्रिपल कॉलम कैश बुक को समझने से पहले हमने डबल कॉलम कैश बुक ऑलरेडी पढ़ा हुआ है और सिंगल कॉलम कैश बुक ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। कैश बुक क्या है? कैश बुक में हम किन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं वो हमने ऑलरेडी समझा हुआ है। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ट्रिपल कॉलम। तो डिस्काउंट कॉलम कैश बुक और ट्रिपल कॉलम कैश बुक में सिर्फ एक चीज का फर्क है, उसमें एक कॉलम एडिशनल है। वो कॉलम जो उसमें एडिशनल आता है वो है बैंक कॉलम। सो बैंक कॉलम, इसमें दोनों साइडों में एक और एक्स्ट्रा कॉलम जोड़ा जाएगा। अगर आपके पास डबल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट पता है तो उसमें आप एक और कॉलम अब ऐड कर देंगे जिसका नाम है बैंक कॉलम। तो डेबिट साइड से भी बैंक कॉलम एक ऐड होगा और क्रेडिट साइड से भी बैंक कॉलम ऐड होगा। तो इससे पहले प्रीवियस वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि क्यों बैंकिंग ट्रांजैक्शंस क्या होती है, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस कैसे की जाती है और उनके लिए कौन कौन से अकाउंट्स बिजनेस के लिए हम ऑपरेट करते हैं। सो जो भी आज हमारे बिजनेस है, मोस्टली आज हम नॉर्मली ज्यादा कैश ट्रांजैक्शंस पे ज्यादा एम्फोसाइज नहीं करते। आज के टेक्नोलॉजिकल टाइम में हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक रिसीट्स करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक रिसीट्स का मतलब क्या होता है कि आपके पास जो भी पैसा रिसीव करना है या आपको जो भी पैसा पे करना है वो आप एक इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक मोड क्या होता है? वो हमारे पास जो ई बैंकिंग फैसिलिटीज आज हमें प्रोवाइड की जाती है, हम ज़्यादातर उसी सुविधा का पालन करते हैं, उसी को हम अवेल करते हैं। तो जैसे कि मुझे किसी को पैसे देने हैं तो आज हम उसको या तो चेक ही देते हैं, क्योंकि अब कैश उठाना या किसी को कैश देना, किसी से कैश रिसीव करना, ये हैक्टिक बन जाता है और एक बड़ा कॉम्प्लेक्स बन जाता है। इसको सिक्योरिटी रीजंस भी बहुत सारे हैं। तो ये आसान होता है कि आपको कोई कैश कैरी करने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपली अपने पास क्या करना है, आपको या तो किसी को चेक देनी है या तो किसी को ड्राफ्ट बना के देना है, ठीक है, या तो आप उसके अकाउंट में ही पैसा ट्रांसफर करते हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि आज हमारे पास जो भी ज्यादा ट्रांजैक्शंस होती है वो हम बैंकिंग के थ्रू ही करते हैं। हम आज पैसा रिसीट भी क्या जो हमारा होता है पैसा, वो हम बैंक के थ्रू करते हैं और जो पेमेंट हमें करनी होती है वो भी हम बैंक के थ्रू ही करते हैं। तो इस ट्रिपल कॉलम कैश बुक की उस हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हमारे आज के बिजनेस में है। क्यों? क्योंकि हमारे पास आज जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है रिसीट्स एंड पेमेंट्स की, उसमें ज्यादा हम प्रेफर करते हैं किसको? उसमें हम ज़्यादातर प्रेफ़र करते हैं जो हमारे पास उसमें प्रेफ़र करने के लिए हमारे पास वहाँ पे बैंकिंग ट्रांज़ैक्शंस का ही देखा जाता है। सो कंटेंट्स ऑफ ट्रिपल कॉलम कैश बुक क्या है वो हम ज़रा देख लेते हैं। तो हमारे पास जो कंटेंट्स ऑफ ट्रिपल कॉलम कैश बुक है, पहला पॉइंट यहाँ पे आप नोट करिए, ऑल द कंटेंट्स ऑफ अ ट्रिपल कॉलम कैश बुक आर द सेम एज अ डबल कॉलम कैश बुक एक्सेप्ट द डिस्काउंट कॉलम। ठीक है, तो सारे जो भी कंटेंट्स ऑफ ट्रिपल कॉलम कैश बुक है वो सेम है एज डबल कॉलम कैश बुक एक्सेप्ट द डिस्काउंट कॉलम। डिस्काउंट कॉलम के बगैर आपके पास वहां पे सारे होंगे। बैंक कॉलम भी हम यूज करते हैं, अब इसमें एक्स्ट्रा कॉलम जो आपके पास होगा वो होगा बैंक कॉलम। बाकी सारे कॉलम्स होंगे जो इससे पहले भी हमने टू कॉलम कैश बुक में देखे। डिस्काउंट कॉलम्स और मेमोरेंडम कॉलम्स एंड आर नॉट बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम। जो मैंने इससे पहले भी आपको कहा, डिस्काउंट कॉलम जो हमारे पास होता है वो हमें उसकी बैलेंसिंग नहीं करनी होती, उसका हम सिर्फ टोटल करते हैं, क्योंकि वो डबल एंट्री सिस्टम का हिस्सा नहीं होता। लेकिन जो हमने अभी तक देखा कैश बुक की जो बैलेंस हमने की वो प्रॉपर डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से थी। मेमोरेंडम कॉलम्स का मतलब होता है ये टेम्पररी कॉलम्स है, इसमें सिर्फ हमें दोनों साइडों का अलग अलग टोटल करना होता है, लेकिन इसकी बैलेंस हमें करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे कि इससे पहले हमने जब देखा डबल कॉलम कैश बुक में, पहला उसमें डेट था, फिर पर्टिकुलर्स था, फिर लेजर फॉलियो था, फिर डिस्काउंट था, फिर उसके बाद कैश जिसको हम अमाउंट कॉलम कहते हैं। और यही सेम कॉलम्स हमारे क्रेडिट साइड से भी थे। तो हमने वहां पे देखा सिर्फ जो अमाउंट कॉलम है उसको ही सिर्फ हमने बैलेंसिंग की। बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है कि हम दोनों साइडों से टोटल करते हैं, तो जो बड़ा साइड होता है वो दोनों साइडों से लिखते हैं और जो छोटा साइड होता है उस साइड से बैलेंस बढ़ती है। वो कैसे? जो हायर कॉलम माइनस लोअर कॉलम, जो हायर बैलेंस माइनस लोअर बैलेंस, जो डिफरेंस निकलती है वो बैलेंस बढ़ती है उसी कॉलम में जहां पे हमारे पास बैलेंस कम आता है। तो कैश कॉलम रिप्रेजेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो कैश कॉलम इसमें होगा
वो रिप्रेजेंट क्या करेगा, दैट कैश कॉलम रिप्रेजेंट्स कैश अकाउंट एंड मस्ट हैव अ डेबिट बैलेंस। सो हमारे पास इसमें कैश कॉलम एक होगा और बैंक कॉलम। आप पहले एक नजर डालते हैं किस तरीके से हम ये इसको दिखाएंगे, इसका हम प्रॉपरली देखेंगे कि इसका फॉर्मेट क्या है, फिर उसके बाद हम वापस आएंगे। सो 3 कॉलम कैश बुक आपके पास ये है। हमारे पास जो ट्रिपल कॉलम कैश बुक है या 3 कॉलम कैश बुक है, या आप इसको बैंक कॉलम कैश बुक के नाम से भी जान सकते हैं, वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। सो यहाँ पे क्या लिखता है, these days payments are mostly made to other parties by checks. These days payments are mostly made to other parties by checks. बोलता है कि आज के हमारे पास तो पेमेंट जो भी होती है, इवन रिसीट्स जितने भी हम करते हैं, वो हम मोस्टली चेक्स के थ्रू करते हैं। अब तो चेक्स का भी जमाना खत्म हुआ, आज ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होती है, आज ई बैंकिंग होती है। अब हम चेक्स का भी उतना यूज नहीं करते, आज ऑनलाइन ही इलेक्ट्रॉनिकली हम ट्रांसफर पैसा करते हैं फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट। जैसे कि आज हर एक यूजर, हर एक इंडिविजुअल अपने मोबाइल फोन में एम पे, जेके बैंक की हमारे पास एप्लीकेशन है, पंजाब नेशनल बैंक की हमारे पास इसी तरीके से ऐप आती है, या ई बैंकिंग के डिफरेंट फैसिलिटीज का यूज करता है, जिससे हम आराम से अपने ट्रांजैक्शंस को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस अपने करते हैं। और हमें पैसा रिसीव करना और हमें पैसा पे करना आज कोई बड़ी बात नहीं है। तो चेक्स के जरिए से भी हम ऐसा करते हैं। तो अगर मुझे किसी को पैसा देना है तो हम उसको चेक भेज सकते हैं। So these days payments are made to other parties by checks. Similarly, we get checks from other parties for the amounts. So जिनको हमें पेमेंट करनी होती है, हम उनको कैश नहीं कर देते हैं, हम उनको चेक देते हैं। और जिनसे हमें पेमेंट रिसीव करनी होती है, जिनसे हमें रिसीव करना होता है, उनको भी हम चेक रिसीव, उनसे हम चेक रिसीव करते हैं। So which are due to them. That means जिसको हमें पेमेंट करनी है उसको हम चेक से पेमेंट करते हैं, जिससे हमें पैसा रिसीव करना है उसको हम चेक से रिसीव करते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, फिर जो भी चेक हमने रिसीव की फिर हम वो बैंक में डालते हैं और बैंक वो हमारे अकाउंट में जमा करता है, बैंक वो हमारे अकाउंट में क्रेडिट करता है। ठीक है। सो इट इज डिजायरेबल, इस वाले को इसमें हमने क्या लिखा, इट इज डिजायरेबल टू ऐड, यहाँ पे लिख लीजिए, इट इज डिजायरेबल टू ऐड वन मोर कॉलम फॉर बैंक ऑन बोथ साइड्स ऑफ द कैश बुक। तो हमने क्या देखा, डिस्काउंट कॉलम कैश बुक जो 2 कॉलम कैश बुक है और ये ट्रिपल कॉलम, सिर्फ एक फर्क आपको दिखाई देगी, वो है कि इसमें आपको एक एक्स्ट्रा कॉलम आज ऐड किया है आपने, दैट इज बैंक कॉलम ऑन बोथ द साइड्स, दोनों साइडों से आपको देखना है। कैश which हमारे पास बैंक कॉलम ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द कैश बुक which already contains कैश, और डिस्काउंट कॉलम तो हमने बताया था। देखिए, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, ठीक है, ये हमने देखा था, ये 3 कॉलम्स ऑलरेडी होते ही होते हैं। सिंगल कॉलम कैश बुक हो, डबल कॉलम कैश बुक हो, ट्रिपल कॉलम कैश बुक हो, ये 3 तो होते ही होते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आप देखिए ट्रिपल कॉलम इसको क्यों कहा जाता है। सबसे पहले हमारे पास, सबसे पहले जो आपके पास बेटे यहाँ पे है वो ये है, किस तरीके से आप इसको देखते हो, पहला कॉलम आपका डेट था, उसके बाद पर्टिकुलर्स, उसके बाद हमारे पास था लेजर फोलियो। ये तो हर एक जगह आपने देखा। अब यहाँ से आपको कॉलम्स गिनने हैं। यहाँ से आपका, यहाँ से पहला कॉलम आपका जो था, मैं प्रीवियस स्लाइड पे पहले आता हूँ। हाँ, जो पहला कॉलम आपके पास था, मैं पहले हाईलाइट कर देता हूँ इसको, एक्सप्लेन। देखिए, जो आपका पहला इसमें था, ये पहला कॉलम है, और ये आपका दूसरा कॉलम है, और ये आपका तीसरा कॉलम है। तो ये बन गया ट्रिपल कॉलम। तो ऐसे ही यहाँ से भी हमने डिस्काउंट का पहला कॉलम लिया, कैश को हमने दूसरा कॉलम रखा, और ये जो बैंक कॉलम है ये हमने ट्रिपल कॉलम, 3 कॉलम के लिए रखा। सो आपने देखा कि जो इसमें फर्क हमारे पास, डिफरेंस जो हमें आप यहाँ पे दिखाई दे रही है, वो ये है कि इसमें एक एक्स्ट्रा कॉलम हमने जोड़ दिया। वो क्या है, वो है बैंक कॉलम। पहला डेट पहले भी था, पर्टिकुलर्स भी था, लेजर फोलियो भी था, डिस्काउंट था और कैश था। अगर हम यहाँ तक देखेंगे तो ये डबल कॉलम कैश बुक है। लेकिन इसके साथ आज हमने एक और कॉलम जोड़ दिया जिसका नाम है बैंक कॉलम। तो बैंक कॉलम से अब ये ट्रिपल कॉलम कैश बुक बन गया। और क्रेडिट साइड से भी अगर हम नजर देंगे, वहां से भी हमारे पास है डेट, फिर है पर्टिकुलर्स, फिर है लेजर फोलियो, फिर है उसके बाद डिस्काउंट, कैश और बैंक। सो फॉर्मेट इज वेरी सिंपल, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, ये हर एक कैश बुक में आप देखोगे, वो सिंगल कॉलम हो, डबल कॉलम हो, ट्रिपल कॉलम हो। फिर डिस्काउंट पहला आता है मेन। हम कॉलम्स जब हम गिनते हैं ना, कैश बुक का नाम जब लेते हैं, सिंगल कॉलम कैश बुक, तो उसमें सिर्फ कैश कॉलम होता है।
जब कहते हैं डबल कॉलम कैश बुक, उसमें डिस्काउंट और कैश होता है। जब हम कहते हैं ट्रिपल कॉलम कैश बुक, उसमें डिस्काउंट, कैश और बैंक कॉलम दोनों साइडों से जोड़ा जाता है। सो ये फॉर्मेट आपने अब याद रखा। इसमें हमारे पास क्या है, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डिस्काउंट, कैश, बैंक। यहां से भी डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डिस्काउंट, कैश और बैंक। अब यहाँ पे मुझे इंपॉर्टेंट बात आपको बतानी है, वो ये है कि जब भी आप पैसा रिसीव करते हो, कैश रिसीव करोगे, जब हम कैश रिसीव करते हैं, आपको पता है कि वो हम डेबिट साइड से डालते हैं, तो वो कैश कॉलम, आप कैश कॉलम का दूसरा नाम भी कह सकते हैं अमाउंट कॉलम, जो आपको इससे पहले भी था। ठीक है, तो हमने अब इस अमाउंट का नाम यहाँ पे कैश रखा, इसलिए क्योंकि जो ये कैश कॉलम यहाँ पे है बेटे, ये कैश जो है, ये कैश कॉलम डेबिट साइड का रिप्रेजेंट करता है आपका कैश इन हैंड, जो भी आपके पास कैश इन हैंड है। ये कैश इन हैंड वर्ड का मतलब क्या होता है, जो कैश हमारा लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल है हमारे ऑफिस में। वो ये हम बिजनेस, जब हम बिजनेस की बात करते हैं, हम इसको ये समझते हैं कि ये हमारे ऑफिस में पैसा है। दूसरा है कैश एट बैंक। कैश एट बैंक जो हमारे पास बैंक कॉलम है, बैंक कॉलम रिप्रेजेंट करता है जो पैसा आपके बैंक में है। ठीक है, सो अगर हमें फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी ए मेरा एक डेटर है, मैंने उससे रिसीव किया कैश 500 रुपीज। सो मैंने नकद कैश उससे 500 रुपए लिए, तो मुझे पता है कि रिसीट है ये, तो मुझे डेबिट साइड से डालना है, लेकिन किस कॉलम में डालूंगा, कैश कॉलम में। इसी तरीके से अगर मैंने किसी डेटर से, उसका नाम है बी, मैंने डेटर बी से, उसका डेटर का नाम उमर है, मैंने उमर से रिसीव करने हैं, मुझे उमर को से उससे रिसीव करने हैं, उसने मुझे 5,000 रुपए लेने हैं उमर से, उमर ने मुझे एक चेक दी 5,000 रुपए की, तो जो चेक मुझे दे रहा है, तो इसका मतलब हो गया ये चेक जो है ना, ये कैश को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ये बैंक को रिप्रेजेंट करेगा। जब भी चेक्स हम देते हैं या चेक लेते हैं, वो बैंक कॉलम में हमें, अगर हमने किसी से चेक रिसीव की, तो वो बैंक कॉलम के डेबिट साइड से रिकॉर्ड किया जाएगा। अगर हमने किसी को चेक पे की, तो हम उसको क्रेडिट साइड से बैंक कॉलम में दिखाएंगे। सो चेक अगर आप रिसीव करते हो, तो वो डेबिट साइड के बैंक कॉलम में जाएगी। अगर आप किसी को चेक पे करते हो, तो वो क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम में जाएगी। बात आपको समझ आई होगी कि किस तरीके से हमें दिखाना होगा, कि जब भी आपको ये दिखाना है कि चेक्स को किस तरीके से दिखाना है, वो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो चेक अगर आपने रिसीव की, तो वो डेबिट साइड से एंटर होगी बैंक कॉलम में, और अगर किसी से आपको चेक पे करनी है, वो आप क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम में डालते हैं। सो फॉर्मेट आपको समझ आया होगा कि हमारे पास इसको ट्रिपल कॉलम क्यों कहा जाता है। डिस्काउंट, कैश, बैंक, 3 कॉलम है, ये 3 कॉलम हम मानते हैं। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ हम इसमें काउंट नहीं करते, क्यों, क्योंकि वो हर एक कैश बुक में होती। मुझे बताइए, आप बोलेंगे सर सिंगल कॉलम फिर किसको बोलेंगे? सिंगल कॉलम हम बोलेंगे जिसमें हमारे पास होगा डेट और पर्टिकुलर्स, एलएफ एंड कैश। सिर्फ एक ही कॉलम होगा कैश, तो वो बन गया सिंगल कॉलम। सर डबल कॉलम कैश बुक कौन सी हुई? डबल कॉलम कैश बुक हुई जिसमें होगा डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डिस्काउंट और कैश। तो डिस्काउंट और कैश उसमें 2 आते हैं, तो डबल कॉलम बन जाती है। सर ट्रिपल कॉलम कैश बुक किसको कहेंगे? ट्रिपल कॉलम कैश बुक का मतलब है डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डिस्काउंट, कैश, बैंक। सर कैश कॉलम डेबिट साइड का क्या रिप्रेजेंट करता है? दैट इज, वो रिप्रेजेंट करता है कैश इन हैंड। जो आपने कैश इन हैंड है, तो आप कैश को रिसीट करते हो, वो डेबिट साइड ऑफ द कैश कॉलम में जाएगा। जब आप कैश की पेमेंट करते हो, सर वो क्रेडिट साइड ऑफ द कैश कॉलम में दिखाना है। अगर हमने किसी से चेक रिसीव की, सर वो डेबिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम दिखाना है। अगर हमने किसी को चेक पे की, सर वो क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम दिखाना है। तो यहां तक हमने देखा ट्रिपल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट। अब इसके बाद अब जो नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं, अब हम देखने जा रहे हैं, वो क्या है बेटा, कि किस तरीके से हम दिखा कंटेंट्स उसके क्या है। तो ऑल द कंटेंट्स ऑफ द ट्रिपल कॉलम कैश बुक आर द सेम एज ऑफ द डबल कॉलम कैश बुक। यहाँ पे एक्सेप्ट यहाँ पे डिस्काउंट कॉलम के बदले आपको बेटा इधर बैंक कॉलम लिखना है। इधर इसने यहाँ पे गलती हुई है, यहाँ पे लिखा है डिस्काउंट कॉलम। तो ऑल द कंटेंट्स ऑफ द ट्रिपल कॉलम कैश बुक आर द सेम एज ए डबल कॉलम कैश बुक, एक्सेप्ट इसमें एक जो कॉलम एक्स्ट्रा होता है इस वाले में, वो होता है कैश कॉलम।
यहाँ पे लिखा है डिस्काउंट, वो डिस्काउंट असल में यहाँ पे नहीं है, ये यहाँ पे गलत हुआ बेटा। तो यहाँ पे असल में आपका एक्सेप्ट क्या लिखना है, कैश कॉलम। कैश कॉलम के बगैर बाकी सारे कॉलम्स डबल कॉलम कैश बुक में भी सेम होते हैं। और डिस्काउंट कॉलम कैश बुक, डिस्काउंट कॉलम जो होते हैं वो उनको हम कहते हैं मेमोरेंडम। मेमोरेंडम मींस टेम्पररी कॉलम्स, एंड उन टेम्पररी कॉलम्स की बैलेंसिंग डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं की जाती है। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब होता है जब दोनों साइडों का टोटल किया जाए फिर उसकी बैलेंस की जाए। जब हम डबल एंट्री सिस्टम की बात करते हैं, जो भी अकाउंट डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से बनाया जाता है उसका लास्ट का टोटल दोनों का सेम होता है। अब फिर बैलेंस किस साइड से पड़ेगी, दैट इज अ सेकेंडरी क्वेश्चन, बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज द डेबिट साइड एंड द क्रेडिट साइड मस्ट बी सेम। जब हमने डबल कॉलम कैश बुक या सिंगल कॉलम कैश बुक को बैलेंसेस की तो हमने देखा कि जो भी बड़ा साइड है उन्हीं का टोटल हमने दोनों साइडों से देखा। जब भी हम कोई भी अकाउंट डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से बनाते हैं बेटे, तो उसका डेबिट साइड मस्ट बी इक्वल टू इट्स क्रेडिट साइड। लेकिन यहाँ पे डिस्काउंट कॉलम्स का डेबिट साइड और क्रेडिट साइड सेम नहीं होता है, यहाँ पे डिफरेंस होती है, यहाँ पे वेरिएशन होती है, तो वो हम सिर्फ टोटल वहां पे करते हैं। दैट्स व्हाट। अब जब आपने इसकी बैलेंसिंग ही नहीं की, सिर्फ टोटल दिखाया, तो फिर डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो उसके बाद यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 हम देखते हैं, वो ये है कि कैश कॉलम रिप्रेजेंट्स कैश अकाउंट एंड मस्ट हैव अ डेबिट बैलेंस। जो कैश कॉलम इस वाली बुक में है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, कैश कॉलम रिप्रेजेंट करता है कैश, ये आपके कैश अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है। कैश अकाउंट मींस कैश इन हैंड, जो भी आपके पास कैश इन हैंड है ये उसी को रिप्रेजेंट करेगा। फिर डेबिट साइड से रिसीट होगा और क्रेडिट साइड से उसका पेमेंट होगा। सो कैश कॉलम ऑफ द ट्रिपल कॉलम कैश बुक रिप्रेजेंट्स कैश इन हैंड, or you can say cash account, and it must have a debit balance. debit balance का मतलब होता है इसमें हमेशा आपको डेबिट साइड से ही बैलेंस आएगी। पैसा आपको बैलेंस बीडी, जब भी हम बात करेंगे बैलेंस बीडी, जब भी हम किसी बुक को स्टार्ट करने में यूज करेंगे वो हमेशा डेबिट साइड से आएगा। क्यों, इसका एक रीजन है कि जितना पैसा आपके पास होगा उतना ही हम खर्च कर सकते हैं, उससे कम कर सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास डेबिट साइड में 100 रुपीज है, ठीक है, कैश, तो मेरे पास डेबिट में अगर 100 रुपीज है तो मैं अब एक्सपेंसेस कितना कर सकता हूँ, मैं पेमेंट्स कितना कर सकता हूँ उस 100 में से, या तो मैं 100 आउट ऑफ 100 कर सकता हूँ या 100 में से लेस अमाउंट कर सकता हूँ, 100 में से ज्यादा नहीं कर सकता। तो दैट मीन्स हमेशा कैश बुक में जब भी कोई बैलेंस होगी वो डेबिट साइड की बैलेंस होगी। क्यों, क्योंकि जितना हमारे पास कैश होगा उतना ही हम दे सकते हैं या उससे कम दे सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा नहीं दे सकते। मेरे जेब में 20 रुपए है, मुझे किसी को पे करना है, या तो मैं 20 के 20 उसको दे सकता हूँ या तो मैं उसको 15 रुपए दे सकता हूँ। मेरे पास पहले डेबिट में थे 20 रुपए, मेरे पास 20 रुपए थे जमा, दैट मीन्स मेरे पास बैलेंस 20 रुपए की थी, मैंने किसी को पेमेंट कर दी 15 रुपए की, तो डेबिट मेरे पास दिखा रहा था 20 रुपीज और 15 रुपए की पेमेंट का हो गया, मतलब क्रेडिट हो गए 15 रुपीज, ठीक है, डेबिट हो गया 20, क्रेडिट हो गया 15, तो बैलेंस बढ़ गई 5 रुपीज कम पड़ेगा क्रेडिट साइड से, और वो बैलेंस सीडी कहलाएगी। जब वो वापस आएगी बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड करके बैलेंस बीडी बनेगी, फिर से आएगी डेबिट साइड, तो 5 रुपए मेरे फिर भी जमा है। लेकिन अगर मेरे पास 20 होता और मैं 20 देता तो बैलेंस जीरो हो जाती। 20 में डेबिट था, 20 मैंने क्रेडिट किया तो बैलेंस जीरो आई। अगर 20 मेरा डेबिट है और मैं 21 क्रेडिट कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। क्यों, जितना आपके पास है उतना ही आप कर सकते हैं, उससे कम नहीं कर सकते। तो दैट्स व्हाट वी आर सेइंग, कैश कॉलम्स रिप्रेजेंट्स कैश अकाउंट एंड मस्ट हैव अ डेबिट बैलेंस। कैश कॉलम्स रिप्रेजेंट कैश अकाउंट एंड मस्ट हैव अ डेबिट बैलेंस। कैश कॉलम्स में हमेशा हम कैश अकाउंट को रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी हमेशा डेबिट बैलेंस होना जरूरी है। अब रही बात बैंक कॉलम की, बैंक कॉलम की मैंने अभी आपको बता, और एक बात इंपॉर्टेंट आपने याद रखी, जो कैश कॉलम होता है वो कैश इन हैंड रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब है कि हमारे पास ऑफिस में कितना कैश है, और बैंक कॉलम रिप्रेजेंट करता है हमारे बैंक में कितना कैश है। तो हम डेबिट साइड में जितनी भी एंट्रीज कैश कॉलम में होगी तो हम, इसका मतलब होता है ये कैश हम रिसीव कर रहे हैं, कैश इन हैंड है या ऑफिस में रखा हुआ है कैश। अगर हम बैंक कॉलम में डेबिट साइड से एंट्रीज करते हैं तो हम, इसका मतलब है पैसा आ रहा है लेकिन बैंक में जमा हो रहा है, बैंक में जमा हो रहा है। सो बैंक में पैसा जमा होगा तो डेबिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम में जाएगा। अगर पैसा हमसे निकल रहा है बैंक से, हम जैसे मैंने चेक दे दी किसी को, क्रेडिटर को मैंने चेक दे दी पेमेंट के लिए, तो वो चेक जल लेके बैंक में जाएगा, मेरे अकाउंट से पैसे कटेंगे, तो वो क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक में एंटर होगा। तो बैंक कॉलम में हैव अ डेबिट बैलेंस और हैव, देखिए बैंक कॉलम, अब जब भी कोई आपको ये क्वेश्चन पूछे कि सर हमें बताइए बैंक कॉलम में, क्या आपने बोला कैश कॉलम में सिर्फ
डेबिट बैलेंस होगी। लेकिन कैश कॉलम में क्या हो सकती, बैंक का कॉलम में आपको डेबिट बैलेंस भी हो सकती है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकती है। कैश कॉलम जो है उसमें हमेशा सिर्फ डेबिट बैलेंस रहेगी। क्यों? क्योंकि बैंक में से आप, अगर आपके पास बैंक में 1000 रुपए है, मैंने पिछली प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि अगर आपके पास बैंक में 1000 रुपए हैं और आप अपना करंट अकाउंट ऑपरेट कर रहे हैं तो वहां पे आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है। तो अगर आपके पास बैंक में 1000 रुपए है, हम कभी 1100 रुपए भी निकाल सकते हैं। हाँ, निकाल सकते हैं। क्यों? वो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करने हैं, जो सेविंग्स अकाउंट में नहीं होता। मेरे बिजनेस में दैट्स वाई मैंने वहां पे कहा था, बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट्स के लिए ज्यादातर इंपॉर्टेंटली यूज होता है करंट अकाउंट, क्योंकि करंट अकाउंट में उनको बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती है जो सेविंग्स बैंक अकाउंट में नहीं मिलती। तो करंट अकाउंट में सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है वो है ओडी। ओडी मींस ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट आप यूज कर सकते हैं वहां। तो मेरे बैंक अकाउंट में 5 लाख है, मैं 5,10,000 भी निकाल सकता हूं। लेकिन आपके जेब में 5 लाख है, आपके कैश इन हैंड में 5 लाख है, तो 5 लाख से कम या 5 लाख का बराबर आप पे कर सकते हैं, या उससे ज्यादा नहीं निकाल सकते क्योंकि उतना है ही नहीं। तो दैट्स व्हाट वी आर सेइंग, cash columns of the cash book always have a debit balance, while as the bank column of the bank column cash book may have sometimes debit balance or it may have sometimes credit balance. अगर डेबिट बैलेंस कैश बुक की है तो वो फेवरेबल है, तो दैट मींस उस मतलब बैंक में अभी जमा है। अगर क्रेडिट बैलेंस आपके बैंक अकाउंट में दिखाया जा रहा है तो इसका मतलब हो गया कि हमने बैंक से ओवरड्राफ्ट किया है, हमें माइनस में बैलेंस आएगी। मेरे पास 1 लाख रुपए बैंक में था, मैंने 1,10,000 दिया, तो माइनस 10,000 होने का मतलब है बैंक का आप बैंक कॉलम आपको क्रेडिट बैलेंस दिखाएगी। तो क्रेडिट बैलेंस हमारी अनफेवरेबल बैलेंस है। अनफेवरेबल मींस वो माइनस बैलेंस कहलाती है। लेकिन कैश बुक में कैश अकाउंट जो हमारे पास कॉलम होता है वो हमेशा हमेशा डेबिट बैलेंस ही दिखाता है। तो सर हमने अब ये चीज याद रखनी है, कैश कॉलम or will always have a debit balance, while as bank column may sometimes have a may sometimes have a debit balance, or it can have sometimes a credit balance. So that's what we have written here. So bank column may have a debit or credit, or use किया, और यहाँ पे क्या लिखा है, must have a debit. कैश कॉलम जो भी आपके कैश बुक में है उसमें हमेशा डेबिट बैलेंस ही रहेगी, क्योंकि जितना होगा पैसा उतना ही खर्च कर सकते हैं, उतना ही निकाल सकते हैं। लेकिन बैंक कॉलम में आपके पास डेबिट बैलेंस भी हो सकती है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकती है। अब इसने यहाँ पे मैंने क्लियर कहा, इफ अमाउंट विड्रॉन इज मोर देन डिपॉजिट इन द बैंक, अगर हमने अमाउंट विड्रॉ किया, हमने बैंक से पैसा निकाला ज्यादा जितना हमने डिपॉजिट किया था, सो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है ओडी, ओवरड्राफ्ट। सो मेरे बैंक में 1 लाख रुपए है, मैंने 1 लाख के बदले 1,10,000 रुपए निकाला, तो व्हाट आई हैड डिड, आई withdrawn more than my deposited amount. मेरा डिपॉजिट अमाउंट 1 लाख था, मैंने 1,10,000 निकाला, तो 10,000 मेरा क्या कहलाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ये फैसिलिटी सिर्फ करंट अकाउंट होल्डर्स को देती है, और ये करंट अकाउंट होल्डर्स को ये फैसिलिटी मिलती किस बेसिस पे है, बैंक उसके लिए उनको इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो ये 10,000 जो एक्स्ट्रा आपने अपने बैंक अकाउंट से विड्रॉ किया, देन योर डिपॉजिटेड अमाउंट, this amount will be charged for interest, and it will be a gain for the banks, and it will be an expenses for the business. आपको बात समझ आई होगी। तो वही लिखा हमने, it will have a credit balance. Credit balance means overdraft. क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या हो गया, ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का मतलब हो गया माइनस बैलेंस है, एज पर द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। फिर से इसको मैं पढ़ता हूं, बैंक कॉलम में हैव अ डेबिट और अ क्रेडिट बैलेंस। इफ द अमाउंट विड्रॉन इज मोर देन डिपॉजिटेड इन द बैंक, इट विल हैव अ क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस का दूसरा नाम ओवरड्राफ्ट भी है, एज पर बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। तो अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट देखने जा रहे हैं, हम इसकी इलस्ट्रेशन भी देख सकते हैं, लेकिन इलस्ट्रेशन से पहले मुझे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझाना है। वो ये है, देख लीजिए, आपके पास कैश ऑफिस में भी होगा जिसको हम कैश इन हैंड कहते हैं, आपके पास कैश बैंक में भी होगा जिसको हम कैश एट बैंक कहते हैं। सो मोस्टली आज बिजनेसमैन क्या करता है कि जितना भी उसको दिन में कैश ट्रांजैक्शंस होती है, अगर वो ह्यूज कैश ट्रांजैक्शंस होगी तो वो पैसा अपने पास नहीं रखता, फॉर सिक्योरिटी रीजन, फॉर अदर रीजंस वो कोशिश करता है ये सारा पैसा मेरा बैंक में ही डिपॉजिट हो। ठीक है, तो इसीलिए आजकल के बिजनेसमैन यही प्रेफर करते हैं कि वो ज्यादातर बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, क्योंकि जो अब वो कैश पहले रिसीव करेंगे, पहले फिर उसको जमा करना है, फिर गिनना है,
फिर सिक्योर रखना है, फिर बैंक में जमा करना है। तो वो कहते हैं हम क्यों ना ऐसा करें, सीधे कस्टमर से ही पैसा ले और वो हमारे अकाउंट में ही जमा हो जाए। तो इससे हमारी ये कॉम्प्लेक्सिटी खत्म हो जाएगी कि मुझे शाम को अपने सेल्समैन को, अपने क्लर्क को, अपने असिस्टेंट को बोलना पड़ेगा कि कैश लेके बैंक में जमा करके आओ। उसमें टाइम उसका जाता है, सिक्योरिटी रीजंस होते हैं। तो उससे अच्छा है क्यों ना हम कस्टमर्स को एक ही बार यही बताएं, चलो सीधे ही हमारे अकाउंट में जमा कर दो, तो उससे हमें बैंकिंग ट्रांजैक्शन ही ज्यादा होगी। तो ऐसे ही इसीलिए आपने देखा होगा बहुत सारे बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट, बहुत सारे मॉल्स, बहुत सारे शॉपकीपर्स आजकल बैंक पीओएस मशीन का यूज करते हैं, जिसमें हम अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हैं और वो उसी से पे हमारा पैसा काटते हैं और उनके अकाउंट में पैसा जमा होता है। हमारे अकाउंट में से पैसे निकलते हैं, हमारे अकाउंट में से पैसे डेबिट होते हैं और उनके अकाउंट में वो क्रेडिट हो जाता है। तो उससे उनको ये प्रॉब्लम खत्म हो जाती है कि जो ये पूरे दिन में जितना कैश लेंगे, फिर इस कैश को जमा करेंगे, फिर शाम को बैंक में डिपॉजिट करेंगे, उससे बेटर है कि सीधे ट्रांजैक्शंस हो जाए और बैंक में ही पैसा जमा हो। इसलिए बहुत सारे जो दुकानों पे आपने देखा होगा, एस्टैब्लिशमेंट्स में देखा होगा, वो पीओएस मशीन, हम कार्ड स्वाइप करते हैं और खत्म बात हो जाती है, पैसा सीधे उनके अकाउंटों में जमा हो जाता है। हाँ, अब देखिए क्या होता है कि अब जो भी पैसा या जो भी चेक या जो भी ड्राफ्ट या जो भी इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के थ्रू आपके बैंक में पैसा जमा होगा, तो वो डेबिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। अगर आपने कोई चेक पे की होगी, चेक देनी होगी किसी को पेमेंट के लिए, या किसी को ड्राफ्ट लिख के दिया पेमेंट के लिए, ठीक है, या आपने ऑनलाइन बैंक से पैसा निकाल कर ट्रांसफर किया किसी और के अकाउंट में, तो वो पैसा जब भी आपके बैंक से निकलेगा वो क्रेडिट साइड से रिकॉर्ड होगा। पैसा जब बैंक में जमा होगा, फिर वो चेक के जरिए जमा हो जाए, ड्राफ्ट के जरिए जमा हो जाए या इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के थ्रू जमा हो जाए, तो वो डेबिट साइड से रिकॉर्ड किया जाएगा। और जब भी आपसे पैसे निकलेंगे, चेक के जरिए पैसा निकले, ड्राफ्ट के जरिए से पैसा निकले या किसी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से पैसा निकले, वो हमारे क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम कैश बुक में लिखना है। रूल वही है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पैसा आएगा डेबिट साइड से डाल दीजिए, वो बैंक में हो या कैश इन हैंड हो। कैश पैसा निकलेगा वो बैंक से निकले या हमारे कैश इन हैंड से निकले, वो क्रेडिट साइड से डालेगा। आपको डालना पड़ेगा, आपको अपने अपने कॉलम में। बैंक कॉलम आपको ख्याल रखना है वो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के लिए है, और कैश कॉलम आपको ख्याल रखना है वो प्योर कैश ट्रांजैक्शंस के लिए है। ओके, तो अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात जो मुझे अब कहनी है, जो आपको समझना जरूरी है इसके लिए, वो है इसमें कभी कभार क्या होता है, देख लीजिए जो अभी मैंने आपसे आपको क्लियर किया कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैंने दिन में सारी सेल जितनी भी की है, मैं ये सारी सेल फिर 3 बजे के बाद बैंक में जमा करवाता हूँ। तो मेरे पास पैसा आ गया, मेरे पास आज दिन की सेल है 50,000 रुपए, और एक कैश में मेरे पास, इसमें मेरे 100 रुपए के भी नोट है, इसमें मेरे पास 500 के भी नोट है, इसमें मेरे पास 2,000 के भी नोट है। तो मुझे ये प्रॉपरली मुझे इसको अरेंज करके बैंक में जमा करवाना है। तो बैंक में जमा करने के लिए आप पे इन स्लिप यूज करते हैं, या वहां पे जितने भी अलग सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो यूज हम बैंक में वो स्लिप उठाते हैं बैंक से, और वो स्लिप आपको बैंक में उसको लिखते हैं आप सारे डिटेल्स अकाउंट वगैरह, और वो आप कैश काउंटर पे जमा करवाते हैं, और वो उसका आधा हिस्सा आपको देते हैं और एक हिस्सा वो अपने पास रखते हैं। तो जैसे ही वो उनको आपने पैसे दिए, ठीक है, अब मुझे बताइए जो आपके पास कैश इन हैंड था, कैश इन हैंड आपके पास ऑलरेडी था कुछ अमाउंट, ठीक, वो पैसा आपने उठाया और बैंक में जमा किया। सो इससे क्या हुआ, इससे आपकी कोई पैसे की इंक्रीज नहीं हुआ, कुछ भी इंक्रीज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ जगह बदल दी पैसे की। पहले आपके पास ये पैसा सारा कहाँ पे जमा हुआ था? ऑफिस में। हमने सारी कैश ट्रांजैक्शंस की थी, दिन भर हमने सेल जितनी भी की थी वो कैश में हुई थी। हमने डेटर से पैसा दिया था, या हमने सेल की थी, या हमने कोई भी रिसीट की थी, कैश इन हैंड में वो पैसा हमारा जमा हुआ, और शाम को हमने बंदे को भेजा, जाओ ये बैंक में जमा करके आओ। तो हमने क्या किया इस पैसे का, मेरे पास ये 10,000 रुपए थे, ये 10,000 रुपए मेरे पास कैश इन हैंड पहले था, अब ये कैश इन हैंड उठा के मैंने बैंक में जमा करवाने। तो इससे ना कोई पैसा बढ़ेगा ना कुछ पैसा घटेगा। क्यों? सिर्फ मैंने पैसे की जगह बदल दी। पहले ये कैश इन हैंड मेरे ऑफिस में था, अब मैंने ऑफिस से उठा के बैंक में डाल दिया। ठीक है, तो ये ऐसी एग्जांपल है। मेरे पास 200 रुपए है, मेरे पास दो पॉकेट्स है, यहाँ से एक पॉकेट है, यहाँ से एक पॉकेट है। मैंने इस पॉकेट से वो 100 रुपए डाल उठाया, इस यहाँ इस पॉकेट में डाला।
तो अब ये पॉकेट खाली हो गया, इसमें 200 रुपए आ गए। तो क्या हुआ कि इसमें सिर्फ हमने क्या की, हमने चेंज जगह की। वी आर ओनली एक्सचेंजिंग द प्लेस ऑफ मनी। पहले ये ऑफिस में पैसा था, अब बैंक में जमा किया, ठीक है। या मैं कभी कभार ऐसा होता है, हमें ऑफिस में किसी को कैश ही देना है, हम बैंक से पैसा निकालते हैं ऑफिस के लिए, ठीक है। बैंक से हमने पैसे निकाले ऑफिस के लिए, फिर हम कैश ऑफिस में रखते हैं, फिर वहीं से पेमेंट किसी को कैश में करते हैं। फिर से समझाता हूँ, हमने हमारे पास एक ये मान लीजिए कैश इन हैंड है, ये मान लीजिए कैश एट बैंक है। तो ये मेरे पास दो हाथों में है कैश इन हैंड, ये है कैश एट बैंक। मैंने कैश इन हैंड जितना भी दिन में जमा किया था कैश सेल्स करके, वो मैंने उठा के बैंक में जमा कर दिए। तो यहाँ से पैसा निकला, यहाँ पैसा जमा हुआ, ठीक है। यहाँ से पैसा निकला, यहाँ पे पैसा जमा हुआ। कभी ऐसा भी होता है, हमने कभी बैंक से पैसे निकालने, किसके लिए? ऑफिस के लिए। क्यों? क्योंकि हमें किसी लेबर को पैसा देना है, हम उसको चेक नहीं देते। वो बोलता है नहीं मुझे कैश ही दे दो। अब मैं बैंक कहाँ जाऊंगा, मैं मजदूरी करूंगा दिन भर की कि बैंक के पास जाऊंगा? तो मुझे कैश इन हैंड ही चाहिए। क्योंकि हमारा पैसा सारा जमा होता है बैंक में, तो हम क्या करते हैं, हम बैंक से पैसा निकालते और ऑफिस में डालते हैं। तो क्या होगा, बैंक से पैसा कम होगा और ऑफिस के कैश इन हैंड में जमा होगा। तो फिर यहां से हम उसकी पेमेंट करते हैं। सो ये पॉइंट इंपॉर्टेंटली याद रखेंगे कि जब आपने ऑफिस से पैसा निकाला बैंक के लिए, और आपने बैंक से कभी पैसा निकाला ऑफिस के लिए, इससे पैसे में कोई इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगा, सिर्फ आप पैसे की जगह बदल रहे हो। You are only exchanging the place of money. Initially, it was in your office. Now you are deposited in your bank. Sometimes you are withdrawing it from the bank and deposit in your office. So it will not make any impact on your cash book. This is only a transfer. This is only an exchange. आपने एक जगह से पैसे उठाया दूसरे में जमा किया, या वहां से पैसे उठाए यहाँ पे डाल दिए। दिस इज ओनली अ ट्रांसफर ऑफ अ कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। इससे ना कोई पैसा बढ़ेगा ना घटेगा, सिर्फ क्या होगा, पैसे की जगह बदली जाएगी। जब ऐसी ट्रांजैक्शंस हमारी होगी जहां पे एक बैंक में से पैसा निकलेगा, ऑफिस में जमा होगा, ठीक है। ऑफिस पर्पस के लिए आपने पैसा बैंक के लिए निकाला और ऑफिस में जमा हो गया। और अगर ऐसा होगा कि आपने बैंक से पैसे निकाले किसी थर्ड पर्सन को देने के लिए, वो ऑफिस में तो नहीं आएंगे ना, तो वो इसमें हमें नहीं जोड़ना है। वो एक्सचेंज नहीं है, वो तो विड्रॉवल है, वो तो पैसा निकला हमें बैंक से, वो माइनस हो गया। मेरे पास देखिए क्या है, ऑफिस में मेरे पास 100 रुपए है, बैंक में मेरे पास 200 रुपए है। मैंने 200 रुपए में से 100 रुपए निकाला बैंक से और क्रेडिटर को दिया, तो वो 100 रुपए भाग गया। अगर मैंने ये 200 में से 100 रुपए निकाला होता और ऑफिस में, तो यहाँ पे 200 आ जाते, यहाँ पे 100 ही रह जाता। तो कहने का मेरा मतलब जो है, अगर हम सिर्फ एक्सचेंज करते हैं जगह, पैसे की जगह अगर हम एक्सचेंज करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दीज transactions or these entries which we have to show in the cash book, the triple column cash book, these are called contra entries. What they are called as? Contra. Contra means you are only exchanging the place of money from one place to another place, from your office to your bank. That's why initially I made it clear, cash column also indicates cash in hand at your office. Bank column indicates cash at bank, that is in the bank. Fine. So when you are exchanging the place of money, you are sometimes taking the money from the bank and deposit in your office. Sometimes you are taking the money from the office and deposit into the bank. So they are only the exchanging the places. So these entries in our cash book will be called as contra entries. CONTRA, contra entries. What does contra entry mean? Contra entry means this is only an exchange of a place of a money from one point to another point, from one place to another place. This transaction will not have any impact on the increase or a decrease on your cash. सिर्फ होगा फर्क किस पे, एक कॉलम में बढ़ेगा दूसरे कॉलम में घटेगा। तो आप इससे क्या किया, एक्सचेंज ऑफ ट्रांजैक्शंस। इज दिस क्लियर? तो हमने क्या समझा, कॉन्ट्रा एंट्री। और एक कॉन्ट्रा एंट्री कैसे दिखानी होती है? कॉन्ट्रा एंट्री के लिए एक ही ट्रांजैक्शन की दो जगहों से एंट्री होती। अब जो भी ट्रांजैक्शन कॉन्ट्रा होगी उसकी दो जगहों पे एंट्री होगी, डेबिट साइड से भी क्रेडिट साइड से भी। मान लीजिए मैंने क्या किया, पेड कैश इनटू बैंक, तो कैश ऑफिस से निकला होगा और बैंक में जमा किया। तो ऑफिस से मुझे क्रेडिट करना है पैसा और बैंक में मुझे डेबिट करना है। तो एक एंट्री डेबिट साइड से भी आएगी इसी ट्रांजैक्शन से, और एक एंट्री क्रेडिट साइड से आएगी। एक ही ट्रांजैक्शन की दो साइडों से एंट्री होगी। हाँ, कैश मैंने कभी बैंक से निकाला,
ऑफिस के लिए या ऑफिस से निकाला बैंक के लिए, तो क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ मनी हो रहा है। तो जहां से पैसा निकल रहा है उस कॉलम को क्रेडिट करो, जहां से पैसा आ रहा है उस कॉलम को डेबिट करो। अगर आपने देखिए दो ही टाइप की ट्रांजैक्शंस हो सकती है कॉन्ट्रा। कैसी? पेड इनटू बैंक, पहली कॉन्ट्रा, दैट मींस कैश ऑफिस से निकाला आपने बैंक में डाल दिया, या होगा क्या, पैसा बैंक से निकालो ऑफिस के लिए या ऑफिस से पैसा निकालो बैंक के लिए, जो ये एक्सचेंज जगह हो रही है ना, दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रा। सो कॉन्ट्रा एंट्रीज को रिकॉर्ड करने के लिए दोनों साइड उसे एंट्रीज करनी होगी। जिस जगह पे जमा होगा उस कॉलम को डेबिट कर लो, जिस जगह से पैसा निकला उसको क्रेडिट करो। और कैसे पता चलेगा सर कॉन्ट्रा एंट्री है? तो कॉन्ट्रा एंट्री को दिखाने के लिए हमें लेजर फोलियो में एक कैपिटल सी दिखाना होता है। तो जहां जहां पे आप कैपिटल सी देखेंगे ना आगे, वो कहलाती है कॉन्ट्रा एंट्री। अभी तो हमने क्वेश्चन नहीं किया, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूं कैसे कॉन्ट्रा एंट्रीज दिखाई जाती है। देख लीजिए, यहाँ पे आपको देखा आपने होगा कि जो सी यहाँ पे लिखा है, देख लीजिए यहाँ पे मेरे पास एक सी इधर होगा, आपने लेजर फोलियो में सी आपने इधर लिखा है, यहाँ पे भी सी है, यहाँ पे भी सी है, यहाँ पे भी सी है, और यहाँ पे भी, यहाँ पे दो जगहों पे सी है। So these are called contra entries. Now we will see it in the next video how these contra entries are recorded in the triple column cash book. So format is there, date, particulars, voucher number. It's not mandatory. Voucher number is optional. Ledger folio, discount, cash, bank. Date, particulars, voucher number, ledger folio, discount, cash, bank. Wherever you see these capital C's, you will see that this is the contra. See, first, for example, what is the date of this transaction? That is January 8. And to cash account, बैंक में जमा हुए हैं कितने, डेबिट साइड से 8,000, और यहाँ पे देखिए वही डेट जनवरी 8, यहाँ पे लिखा बाय बैंक, वहां कैश, यहाँ बैंक, और यहाँ से कैश से निकले। तो यह इसका मतलब हो गया ऑफिस से 8,000 रुपए निकले हैं और बैंक में वो जमा हुए हैं। तो कैश कॉलम यहाँ क्रेडिट हुआ और बैंक कॉलम यहाँ पे देख लीजिए डेबिट हो गया। सो दिस इज अ कॉन्ट्रा एंट्री। अब दूसरी कॉन्ट्रा देख लीजिए, डेट्स इनका हमेशा सेम होता है क्योंकि एक ही ट्रांजैक्शन होते हैं, लेकिन रिकॉर्डिंग दो साइडों से होती है। जनवरी 12 यहाँ पे एक है, आप देखिए टू कैश, आज हमने बैंक में फिर से 1700 रुपीज जमा किए हैं, और देख लीजिए इस जनवरी 18 की ट्रांजैक्शन क्रेडिट साइड से भी आप देखोगे, ये है जनवरी 12 की क्रेडिट साइड से ट्रांजैक्शन, और यहाँ पे भी सी देखो है कि नहीं, और 1700 यहाँ पे भी, 1700 देख लीजिए यहाँ पे भी, ये सेम यहाँ पे दोनों साइडों से आ रहा है। सो कॉन्ट्रा एंट्रीज को कैसे रिकॉर्ड करेंगे वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे एक इलस्ट्रेशन, एक एग्जांपल उठाएंगे और देखेंगे किस तरीके से ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट करें, और उसके साथ आपको ये चैनल भी मेरी सब्सक्राइब कर लीजिए, जो यूट्यूब चैनल मेरी है उसको आप सब्सक्राइब करने से लेटेस्ट वीडियोस देखेंगे। जो भी ये आज यहाँ पे हमने फ्रीली ये अवेलेबल रखा है, जो भी ये वीडियोस देखना चाहेगा इस लॉकडाउन सिचुएशन में वो इनका यूज कर सकता है। और सब्सक्राइब हमारी चैनल कर लीजिए, शाहिद सिद्दीक एक चैनल हमारी है, तो उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियोस आपको मिलेंगे। और हम यहाँ पे ही अपना लेक्चर, आज का वीडियो लेक्चर खत्म करते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल गुड बाय। सो आया आपको समझ? Yes, sir.